Section C, question number 26. A boat running upstream takes 8 hours 48 minutes to cover a certain distance, while it takes 4 hours to cover the same distance running downstream. What is the ratio between the speed of the boat and speed of the water current? क्या गिवन है क्वेश्चन में? एक बोट है जो कि अपस्ट्रीम मूव करने के लिए किसी सर्टेन डिस्टेंस पर कितना टाइम लेती है? 8 आवर्स 48 मिनट्स। यानी अपस्ट्रीम का मीनिंग क्या होगा? जो वाटर फ्लोइंग है उसकी डायरेक्शन के अपोजिट जब कोई बोट चलती है तो एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करने में वो कितना टाइम लेती है? 8 आवर्स 48 मिनट्स। जबकि डाउन स्ट्रीम मूव करने पर यानी कि जो वाटर फ्लो है उसकी डायरेक्शन में जब बोट चलती है उस टाइम वो सर्टेन डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लेगी? 4 आवर्स। तो व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द बोट एंड स्पीड ऑफ द वाटर करंट? बोट की स्पीड और वाटर करंट की स्पीड में रेशियो फाइंड आउट करना है। सो लेट स्पीड अप स्ट्रीम भी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड डाउन स्ट्रीम भी y किलोमीटर पर आवर। यानी कि अप स्ट्रीम की स्पीड हम कितनी मान लेंगे? x किलोमीटर पर आवर और डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी मान लेंगे? y किलोमीटर पर आवर। सिंस डिस्टेंस अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम इज सेम, अप स्ट्रीम जाने के लिए और डाउन स्ट्रीम आने के लिए दोनों के लिए जो डिस्टेंस है वो सेम है क्वेश्चन में। सो डिस्टेंस क्या हो जाता है अपने पास? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। सो यहाँ पर स्पीड अप स्ट्रीम कितनी है? x किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना लग रहा है? क्वेश्चन में कहा है 8 आवर्स 48 मिनट्स। 8 आवर्स 48 मिनट्स, 48 को हम आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 48/60 यानी कि 8 + 4/5। ठीक है, 8 + 4/5। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 4/5x = 4y। डाउन स्ट्रीम के लिए जो स्पीड है वो कितनी है? y किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस ये तो स्पीड हो गई अपने पास और टाइम कितना लग रहा है उसको डाउन स्ट्रीम आने के लिए? 4 आवर्स टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। ठीक है, दोनों को इक्वल कर दिया तो यहाँ से सोल्व करने पर 44/5x = 4y। सिंप्लीफाई करने पर y/x इसके इक्वल आ गया 11/5 के। तो ये तो इक्वेशन 1। नाउ स्पीड ऑफ बोट रेशियो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो जाएगा? x + y/2 रेशियो y - x/2। अब जो फर्स्ट इक्वेशन गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास हमें मिली है, इससे हम क्या कर देंगे? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाएंगे। यानी कि y + x और अपॉन y - x करने पर क्या हो जाएगा? 11 + 5/11 - 5। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि यहाँ पर अपने पास रेशियो ये है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? y + x/2 अपॉन y - x/2 यानी कि जो रेशियो रिक्वायर्ड है वो किसके इक्वल आ गया? 8:3 के। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। इसमें इंटरनल चॉइस गिवन है तो पार्ट ए है अ कर्व गिवन बाय y = px³ + qx² where p and q are constants has one of its critical points at 1, -1. Find the value of p and q, also find the other critical point. एक कर्व गिवन है, कौन सा? y = px³ + qx²। p और q कांस्टेंट है और इसका एक क्रिटिकल पॉइंट गिवन है। क्रिटिकल पॉइंट कैसे मिलता है हमें? जो भी फंक्शन गिवन है तो उसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे उसको 0 के इक्वल करने पर। तो उसके लिए एक पॉइंट तो हमें गिवन है 1, -1। फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q, p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑल्सो फाइंड द अदर क्रिटिकल पॉइंट्स, दूसरे क्रिटिकल पॉइंट्स में हमें निकालना है। तो देखेंगे सबसे पहले गिवन y = px³ + qx²। यहाँ से डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो 3px² + 2qx। सिंस x = 1 इज अ क्रिटिकल पॉइंट, क्वेश्चन में कहा है हमसे कि क्रिटिकल पॉइंट जो है वो 1, -1 पर है। यानी कि x बराबर कितना हो गया अपने पास? 1। सो 1 जो है वो dy/dx को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि dy/dx = 0 जो हम रखेंगे, dy/dx = 0। इसको कौन सेटिस्फाई करेगा? x = 1। यानी कि यहाँ पर हम इसको 0 का इक्वेट करके x की जगह क्या पुट कर देंगे? 1। तो 3p1² + 2q1। सो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाती है 3p + 2q = 0। नेक्स्ट कर्व पासेस थ्रू 1, -1। क्रिटिकल पॉइंट था x = 1, तो x = 1 रखने पर यहाँ पर y = -1 आएगा, ये गिवन है। यानी कि कर्व जो है वो 1, -1 से पास कर रहा है। तो
कर्व की इक्वेशन किसको सेटिस्फाई करेगी, 1, -1 को, यानी कि यहाँ पर x की जगह 1 और y की जगह -1 पुट करने पर एक अनदर इक्वेशन हमें मिल जाएगी, क्या, -1 = p + q। सो दो इक्वेशंस आ गई p और q में, इनको सॉल्व करने पर p की वैल्यू मिलती है p = 2 और q = -3। तो p और q की वैल्यू तो आ गई जो हमसे पूछी थी, p और q की वैल्यूज। अब अदर क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, p और q की वैल्यूज को इसमें पुट करके इसको 0 के इक्वेट करेंगे, यहाँ से जो x की रिमेनिंग वैल्यूज हमें मिल जाएगी। नाउ फॉर अदर क्रिटिकल पॉइंट dy/dx = 0, तो 6x² - 6x = 0, यहाँ से 6x कॉमन, x -1, तो x = 1 तो अपना एक क्रिटिकल पॉइंट गिवन ही था। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट क्या जाएगा, x = 0। सो अदर क्रिटिकल पॉइंट्स इज 0, 0, x = 0 पुट कर देंगे गिवन इक्वेशन में, सो y = b क्या जाएगा, 0। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इसका पार्ट बी है। द टोटल रेवेन्यू function for a commodity is r is equals to 15x plus x² by 3 minus x raised to the power 4 upon 36। टोटल रेवेन्यू फंक्शन गिवन है किसी कमोडिटी के लिए। शो दैट द पॉइंट एट विच एवरेज रेवेन्यू इज मैक्सिमम, द एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू हैज द सेम वैल्यू। क्या शो करना है, उस पॉइंट पर जहां पर एवरेज रेवेन्यू मैक्सिमम होगा उस पॉइंट के लिए एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू सेम रहने वाली है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखेंगे सबसे पहले एवरेज रेवेन्यू फंक्शन कैसे लिखेंगे। एवरेज रेवेन्यू फंक्शन लिखने के लिए जो टोटल रेवेन्यू फंक्शन दिया गया है उसको हम x से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 15 + x/3 - x³ 36। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालना है हमें एवरेज रेवेन्यू फंक्शन का। एवरेज रेवेन्यू फंक्शन मैक्सिमम होगा कहाँ पर, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। सो एवरेज रेवेन्यू फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने पर क्या मिल जाएगा, 1/3 और -3x² 36। इसको 0 के इक्वल करने पर सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलती है, 2। ठीक है, +-2 मिलेगी, लेकिन अपना x जो है वो नॉन नेगेटिव है, इसलिए कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे, केवल पॉजिटिव वैल्यू, x = 2। सो x = 2 इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एवरेज रेवेन्यू फंक्शन। अब ये पॉइंट अपने पास आ गया, यहाँ पर मैक्सिमा होगा या नहीं होगा, उसके लिए क्या करते हैं, अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे रेवेन्यू फंक्शन का। जो एवरेज रेवेन्यू फंक्शन है अपने पास, तो इसका अगेन डिफरेंशिएशन करने पर क्या आ जाएगा, 1/3 और -3x² 36। सॉरी, यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ से होगा तो 1/3। सो अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे एवरेज टोटल एवरेज रेवेन्यू फंक्शन का। तो यहाँ पर एक बार हमने डिफरेंशिएशन करा तो क्या आया था, 1/3 - 3x² 36। अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा और माइनस का 6x 36, माइनस का 6x 36 आएगा और x बराबर कितना पुट करना है हमें, 2। तो ये हो जाएगा -6 × 2 / 36 लेस देन 0 है। अगर d2y/dx² लेस देन 0 आता है तो इस केस में क्या होता है, वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यानी कि x = 2 पर जो टोटल एवरेज रेवेन्यू फंक्शन अपना पास है वो क्या होगा, मैक्सिमा होगा x = 2 पर। सो एवरेज रेवेन्यू फंक्शन की वैल्यू क्या होगी अब 2 पर। ये पॉइंट तो अपने पास आ गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो क्या प्रूव करना है कि इस पॉइंट पे जो एवरेज रेवेन्यू है और जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो सेम रहेगा। तो वैल्यू फाइंड करेंगे एवरेज रेवेन्यू की, x = 2 पर कितनी होगी, एवरेज रेवेन्यू फंक्शन ये रहा। यहाँ पर x = 2 पुट करने पर 15 + 2/3 और -8/36। सोल्व करने पर कितना आ गया, 15 + 4/9। अब मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन, तो मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन कैसे मिलेगा हमें, यहाँ पे जो टोटल रेवेन्यू फंक्शन गिवन है इसको x से डिफरेंशिएशन करने पर, यानी कि 15 + 2x/3 - 4x³ 36। ठीक है, 15 + 2x/3 - 4x³ 36 और इसकी वैल्यू x = 2 पर कितनी होगी, 15 + x की जगह 2 रखने पर 4/3 और यहाँ पर 2 रखने पर कितना जाएगा, -8/9। सिंप्लीफाई कर लेंगे कैंसिल करके। सो 15 + 4/5, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन की वैल्यू भी कितनी आई, x = 2 पे 15 + 4/9 और एवरेज रेवेन्यू फंक्शन की भी कितनी मिल रही है हमें, 15 + 4/9, यानी कि x = 2 पर दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। क्लियर। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 28, इसमें भी इंटरनल चॉइस गिवन है। पार्ट ए, अ बॉन्ड हैविंग अ फेस और मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ ₹56,000 redeemable at par in 6 years carries a coupon rate of 7% per annum to be paid quarterly. Find the purchase price of the bond if effective yield rate is to be 9% per annum compounded quarterly. तो यहाँ पर एक बॉन्ड है जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है 56,000 और रिडीमेबल है 6 इयर्स में। कूपन जो है उसके साथ उसकी जो रेट है वो है 7% पर एनम और वो है क्वार्टरली पेड। ठीक है, फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ द बॉन्ड। हमें क्या फाइंड आउट करनी है? बॉन्ड की परचेज प्राइस। अगर इफेक्टिव रेट कितनी हो 9% पर एनम हो और वो कंपाउंडेड क्वार्टरली, यानी कि इसको क्वार्टरली कंपाउंड किया जाता है। यूज 1.0225 raised to the power minus 24 is equals to 0.58। देखिए सॉल्यूशन में देखेंगे C is equals to फेस वैल्यू और मैच्योरिटी वैल्यू is equals to 56,000। मैच्योरिटी वैल्यू कितनी गिवन है? 56,000 और N जो है यानी कि नंबर ऑफ पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट्स। देखो यहाँ पर हमसे कहा है कि एक तो क्वार्टरली पेड कर रहे हैं और कितने ईयर्स तक पेड? 6 ईयर्स तक। तो कितना हो जाएगा टोटल पेमेंट्स? नंबर ऑफ पेमेंट्स 6 × 4 यानी कि 24। यील्ड रेट यानी कि आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9/400। कैसे? यहाँ पर इंटरेस्ट जो रेट गिवन है हमें इफेक्टिव यील्ड रेट वो है 9% पर एनम, यानी कि 9/100 तो ये हो गया। और ये कंपाउंडेड है क्वार्टरली, यानी कि 1/4 से भी मल्टीप्लाई करने पर। सो यहाँ पर यील्ड रेट कितनी आ जाएगी? 9/400 सोल्व करने पर 0.0225। ये क्लियर है। नेक्स्ट आर जो है यानी कि कूपन पेमेंट कितनी हो जाएगी? 7 × 56,000/400। कैसा होगा? यहाँ पर इसके लिए रेट गिवन है कूपन के लिए 7%, तो 7/100 तो ये हो गया। और ये पेड है क्वार्टरली, यानी कि 4 से डिवाइड भी करेंगे। और टोटल कितनी है अपने पास अमाउंट? 56,000, यानी कि हो जाएगा 7 × 56,000/400। तो सोल्व करने पर कितना आ जाएगा? 980। नेक्स्ट परचेज प्राइस ऑफ द बॉन्ड V कैसे निकालेंगे? R मल्टीप्लाइड बाय 1 - 1 + I होल पावर n होल पावर -n अपॉन I प्लस C 1 + I होल पावर -n। तो यहाँ पर R की वैल्यू कितनी मिल गई थी हमें? कूपन पेमेंट 980, 1 - 1 प्लस और I की वैल्यू कितनी निकालनी? यील्ड रेट 0.0225 पुट कर देंगे होल पावर -24 अपॉन 0.0225 प्लस C की वैल्यू कितनी थी अपने पास, यानी कि मैच्योरिटी वैल्यू 56,000 और 1 + 0.0225 होल पावर -24। इसको आगे सॉल्व करेंगे 980। ये अपने पास वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.0225 की। 1.0225 रेज़्ड टू द पावर -24 की वैल्यू कितनी? 0.58। सो इसको पुट करने पर 0.58 अपॉन 0.0225 प्लस 56,000 इंटू इसकी वैल्यू 0.58 जो कि क्वेश्चन में गिवन है। सॉल्व कर लेंगे इसको आगे तो कितना आ जाएगा? 18,293.33 प्लस 32,480। दोनों को ऐड कर देंगे तो 50,773.33। ये हो जाएगी परचेज प्राइस ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पार्ट बी। अ कंपनी परचेजेस अ मशीन फॉर ₹50,000, यानी कि कंपनी ने कोई सी मशीन परचेज की है 50,000 रुपीज में। द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर 8 years एंड इट्स स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ दिस पीरियड इज एस्टिमेटेड टू बी 6,000, यानी कि मशीन 8 years तक काम कर सकती है और उसके बाद उसकी वैल्यू जो रह जाती है वो है 6,000। A sinking fund is set up for replacing the machine with a new one after 8 years। एक सिंकिंग फंड सेटअप किया जाता है ताकि जो अब पुरानी हो चुकी है 8 years बाद मशीन, तो नई से रिप्लेस करने के लिए एक सिंकिंग फंड सेटअप किया जाता है विच इज एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट 30% मोर देन द करंट मशीन, यानी कि जो नई मशीन लगाई जाएगी उसकी कॉस्ट कितनी होगी? पुरानी वाली मशीन से 30% ज्यादा। The sinking fund earns 6% interest per annum compounded annually. Calculate the yearly payment required to be put in the sinking fund। तो yearly उसमें कितना पेमेंट पुट करना पड़ेगा sinking fund में, वो हमें कैलकुलेट करना है। Use 1.06 raised to the power 8 is equals to 1.6।
तो इसके सॉल्यूशन की बात करें, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, नई मशीन की कॉस्ट क्या कहा है क्वेश्चन में कि जो पुरानी मशीन है उससे 30% ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो पुरानी मशीन की कॉस्ट कितनी थी 50,000, सो 50,000 प्लस 30% ऑफ 50,000 कितना आ जाएगा 65,000। तो नई मशीन की कॉस्ट कितनी होगी 65,000। अमाउंट रिक्वायर्ड इन सिंकिंग फंड, ये कितना हो जाएगा, तो पुरानी जो मशीन होगी उसकी स्क्रैप वैल्यू में गिवन है कितनी है 6,000 गिवन है, यानी कि इसकी प्राइस कितनी मिलेगी 6,000 मिलेगी। तो इसका मतलब जो सिंकिंग फंड में रिक्वायर्ड अमाउंट होगी वो नई मशीन की कॉस्ट माइनस उसकी पुरानी मशीन की स्क्रैप वैल्यू कितनी आ जाएगी 59,000। सो यहाँ पर जो अमाउंट है वो किसके इक्वल होने वाला है R1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 अपॉन आई। R1 प्लस आई इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 6%। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है हमसे कि 6,000 ये रहा 6%, द सिंकिंग फंड अर्न 6% इंटरेस्ट पर एनम, हर ईयर 6% इंटरेस्ट अर्न करता है सिंकिंग फंड। तो इसलिए यहाँ आई की वैल्यू कितनी होगी 6/100, यानी कि हम कह सकते हैं 0.06। सो 1 प्लस आई करने पर कितना मिल जाएगा हमें 1.06 रेज़ टू द पावर n। टाइम कितना का है 8 इयर्स, तो n की वैल्यू 8 पुट कर देंगे, माइनस 1 अपॉन 0.06 इज इक्वल्स टू 59,000। इसको सिंपलीफाई कर लेंगे 1.06 रेज़ टू द पावर 8, वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में कितनी है इसकी 1.6। सो 1.6 माइनस 1 अपॉन 0.06 इज इक्वल्स टू 59,000। सो यहाँ से r की वैल्यू कितनी निकल के आती है 59,000 मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 0.06 अपॉन ये कितना रह जाएगा 0.6। सो कितना आया 5900। द रिक्वायर्ड अमाउंट टू बी रिटर्न इज इक्वल्स टू 5900। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। Pipes A, B and C can fill the tank in 30, 60 and 120 minutes respectively। यानी कि जो पाइप A है वो 30 मिनट्स में, पाइप B 60 मिनट्स में और पाइप C 120 मिनट्स में किसी एक टैंक को फुलफिल कर सकते हैं। Pipes B and C are kept open for 10 minutes and then pipe B is shut। यानी कि 10 मिनट तक पाइप B और C दोनों को एक साथ खोला गया, 10 मिनट के बाद पाइप B को बंद कर दिया गया, while पाइप A is opened, पाइप A को ओपन किया गया 10 मिनट बाद। पाइप C is closed 10 minutes before the tank overflows। यानी कि जब टैंक फुल भर जाता है उससे 10 मिनट पहले जो पाइप C है उसको बंद कर दिया जाता है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फिल द टैंक। तो टोटल फुल टैंक को भरने में कितना टाइम लगने वाला है वो हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम मान लेंगे कि जो t मिनट्स में टोटल टाइम होगा टैंक को फिल करने का, लेट t मिनट्स बी द टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक। So according to question, pipe A is open for t minus 10 minutes। देखो क्या कहा है क्वेश्चन में 10 मिनट बाद पाइप A को खोला जाता है, यानी कि टोटल टाइम हमने t माना है, तो नल जो पाइप A है वो कितनी देर खुला रहा t minus 10 मिनट्स। ये तो पाइप A के लिए टाइम हो गया t minus 10 मिनट्स। पाइप C is open for t minus 10 मिनट्स। पाइप C के लिए क्या कहा गया है, स्टार्टिंग से पाइप C को खोला था लेकिन टैंक भरने के 10 मिनट पहले पाइप C को बंद कर दिया गया है। इसका मतलब पाइप C भी कितनी देर खुला रहा t minus 10 मिनट्स तक। पाइप C के लिए भी टाइम कितना हो जाएगा t minus 10 मिनट्स। एंड पाइप B is open for 10 मिनट्स। पाइप B को स्टार्टिंग में खोलकर और 10 मिनट बाद बंद कर दिया, तो पाइप B के लिए टाइम कितना है 10 मिनट्स। यूजिंग वर्क डन पर मिनट वी गेट t minus 10 अपॉन 30। अब देखो क्वेश्चन में हमें दिया है इनका कि पाइप A 30 मिनट्स में टैंक को फुलफिल कर देता है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा t minus 10 मिनट्स तक ये नल खुला रहता है और 30 मिनट्स में फुलफिल कर देता है। तो वर्क डन पर मिनट से हम इसको सोल्व करें तो t minus 10 अपॉन 30 प्लस 10 अपॉन 60 B के लिए हो जाएगा, और t minus 10 अपॉन 120, t minus 10 अपॉन 120 किसके लिए हो जाएगा पाइप C के लिए। ये तीनों मिलकर एक टैंक को फुलफिल कर देते हैं। सिंप्लीफाई करने पर यहाँ एलसीएम ले लेंगे 120, तो कितना मिल जाएगा 5t minus 30 अपॉन 120 इज इक्वल्स टू 1। सोल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो 150 और t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 मिनट्स। यानी कि इट विल टेक 30 मिनट्स टू फिल द टैंक। पूरे टैंक को भरने में कितना टाइम लगने वाला है 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। होल पंचिंग मशीन इज सेट टू पंच अ होल 1.84 सेंटीमीटर इन डायमीटर इन अ स्ट्रिप ऑफ शीट मेटल इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। एक होल पंचिंग मशीन है जो कि मेटल स्ट्रिप में
1.84 सेंटीमीटर के डायमीटर का होल करती है। द स्ट्रिप ऑफ मेटल इज देन creased and sent on to the next phase of production where a metal rod is slipped through the hole. It's important that the hole be punched to the specified diameter of 1.84 centimeter. To test punching accuracy, technicians randomly sampled 16 punched holes and measured the diameters. तो क्या पंचिंग मशीन सही से काम कर रही है या नहीं, इसके लिए टेक्नीशियंस ने एक सैंपल लिया 16 punched holes का। The sample data in centimeters has a mean of 1.85 and variance 0.0064। तो जो मीन निकल के आया डाटा का वो है 1.85 और वेरिएंस है 0.0064। Set up null and alternate hypothesis to test if the machine is working properly whether the holes are being punched an average of 1.84 centimeters at an alpha level of 0.05. Assume the punched holes are normally distributed in the population। तो हमें फाइंड आउट करना है कि क्या मशीन जो है वो प्रॉपर्ली एक्यूरेसी से वर्क कर रही है या नहीं। गिवन t 0.05, 15 is equals to 2.131। So here H0 is mu is equals to 1.84 centimeter when machine is working properly, and H1 is mu not equal to 1.84 centimeter, that is when machine is not working properly. For sample x bar is equals to 1.85 centimeter, mean कितना given है हमें 1.85 centimeter, and standard deviation कितना हो जाएगा square root of variance यानी कि 0.0064, स्क्वायर रूट लेने पर कितना मिलेगा 0.08 सेंटीमीटर। एट अल्फा इज इक्वल्स टू 0.05 एंड df इज इक्वल्स टू 15। t कितना हो जाएगा x बार माइनस म्यू अपॉन s अपॉन रूट n। वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पर x बार की 1.85, म्यू की वैल्यू 1.84, s की वैल्यू कितनी आई 0.08 और रूट n रूट 16 हो जाएगा। तो इज इक्वल्स टू 0.01 अपॉन 0.08 इंटू 4। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, सो कितना आता है 0.5। सो t कैलकुलेटेड कितना आया 0.5, जबकि जो क्वेश्चन में t क्रिटिकल गिवन है कितना है वो 2.131। तो यहाँ पर इससे कम मिलता है। एट अल्फा इज इक्वल्स टू 0.05 एंड df इज इक्वल्स टू 15। t क्रिटिकल गिवन है 2.131, इससे कम मिलता है t कैलकुलेटेड, यानी कि नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द सैंपल मीन एंड द पॉपुलेशन मीन। यानी कि जो सैंपल मीन है और जो पॉपुलेशन मीन है उसमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मशीन है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। अ कंपनी प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स A and B. The company is limited by a constraint on the number of labor hours available, which is 500 hours. एक कंपनी है जो दो तरह के प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट A और प्रोडक्ट B। कंपनी के पास जो टोटल लेबर आवर्स है वो कितने हैं 500 आवर्स मैक्सिमम। प्रोडक्ट A requires 4 hours of labor per unit while product B requires 6 hours of labor पर यूनिट। यानी कि प्रोडक्ट ए बनाने के लिए कितने लेबर पर यूनिट रिक्वायर्ड है 4 आवर्स ऑफ लेबर, और प्रोडक्ट बी के लिए कितने रिक्वायर्ड है 6 आवर्स ऑफ लेबर पर यूनिट। एडिशनली द कंपनी इज रिस्ट्रिक्टेड बाय अ मैक्सिमम ऑफ 80 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए। यानी कि कंपनी प्रोडक्ट ए के अधिकतम कितनी यूनिट्स बना सकती है 80, और 60 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी, यानी कि प्रोडक्ट बी की कितनी यूनिट्स बना सकती है मैक्सिमम 60, that can be produced per day. The profit per unit of product A is ₹30। प्रोडक्ट A पर कितना प्रॉफिट होता है पर यूनिट ₹30 का, और प्रोडक्ट B पर the profit per unit of product B is ₹40। Formulate the linear programming problem to maximize the profit। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें LPP फॉर्म करनी है। So let X be the number of units of product A produced per day and Y be the number of units of product B produced per day। मान लेंगे कि प्रोडक्ट A की X यूनिट्स और प्रोडक्ट B की Y यूनिट्स हर दिन बनती हैं। So the objective is to maximize the profit which is given by। अब देखो प्रोडक्ट A की 1 यूनिट पर कितना प्रॉफिट होता है, यहाँ गिवन है प्रोडक्ट A पर प्रॉफिट है 30 रुपीज का,
और प्रोडक्ट बी पर प्रॉफिट है 40 रुपीज का। सो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा अपने पास 30x प्लस 40y, और इसी को मैक्सिमाइज करना है यानी कि z इज इक्वल टू 30x प्लस 40y सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कांस्टेंट। अब अपने पास कंडीशंस क्या क्या है देखें। 4x प्लस 6y लेस देन इक्वल टू 500 कैसे मिलेगा। 4x प्लस 6y, यहाँ पे जो टोटल लेबर आवर्स है वो है 500। प्रोडक्ट ए के लिए एक यूनिट पर कितने आवर्स रिक्वायर्ड है 4, यानी कि टोटल आवर्स कितने हो जाएंगे प्रोडक्ट ए बनाने के लिए 4x, और प्रोडक्ट बी के लिए टोटल लेबर आवर्स कितने हो जाएंगे 6y। दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल लेबर आवर्स ये किससे कम हो सकते हैं 500 से कम होने चाहिए, यानी कि मैक्सिमम 500 आवर्स ही अवेलेबल है, तो ये मैक्सिमम कितने होंगे 500, यानी 4x प्लस 6y लेस देन इक्वल टू 500, ये एक कांस्टेंट बन जाएगा। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ए की मैक्सिमम कितनी यूनिट्स बना सकते हैं 80, तो x इज लेस देन इक्वल टू 80। इसी तरह से प्रोडक्ट बी की कितनी यूनिट्स बना सकते हैं मैक्सिमम 60, सो y लेस देन इक्वल टू 60, और x और y क्योंकि क्वांटिटीज है जो कभी नेगेटिव नहीं होगी, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर। सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 32। The purchase officer of a pharmaceutical company informs the production manager that during the month following supply of 3 chemicals, aspirin, caffeine and decongestant used in the production of 3 types of pain-killing tablet will be 16 kg, 10 kg and 16 kg respectively। क्या गिवन है क्वेश्चन में, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसमें परचेज ऑफिसर प्रोडक्शन मैनेजर को यह इन्फॉर्म करता है कि 3 तरह के केमिकल्स हैं, उनकी सप्लाई कौन कौन से केमिकल्स, एस्पिरिन, कैफीन और डिकंजेस्टेंट, इनकी सप्लाई कितनी है 16 kgs, 10 kgs और 16 kgs, 3 टाइप्स ऑफ पेन किलिंग टैबलेट्स के लिए। अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन ईच स्ट्रिप ऑफ 10 टैबलेट्स ऑफ पेनगो रिक्वायर्स 2 ग्राम ऑफ एस्पिरिन, 3 ग्राम ऑफ कैफीन एंड 1 ग्राम ऑफ डिकंजेस्टेंट। तो एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स है, और जो पेनगो की स्ट्रिप है उसमें एक स्ट्रिप के लिए एस्पिरिन के 2 ग्राम, कैफीन के 3 ग्राम और जो डिकंजेस्टेंट है इसके 1 ग्राम रिक्वायर्ड है। इसी तरह से जो बाकी की पेन किलिंग टैबलेट्स है एक्सप्रिन और रिलैक्सो, उनके लिए रिक्वायरमेंट्स यहाँ गिवन है। एक्सप्रिन के लिए है 4 ग्राम ऑफ ए, 1 ग्राम ऑफ सी एंड 3 ग्राम ऑफ डी, और रिलैक्सो के लिए 1 ग्राम ऑफ ए, 2 ग्राम ऑफ सी एंड 3 ग्राम ऑफ डी। क्लियर यहाँ तक। Taking suitable variables form the system of linear equations and use matrix method to find the number of strips of each type so that the raw materials are consumed entirely। क्या फाइंड आउट करना है हमें, सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन बनानी है जो इंफॉर्मेशन गिवन है इसकी हेल्प से, और फिर मैट्रिक्स मेथड का यूज करके हमें नंबर ऑफ स्ट्रिप्स फाइंड आउट करनी है तीनों ही तरह की पेन किलिंग टैबलेट्स की, इस तरह से कि जो रॉ मटेरियल्स है वो पूरी तरह से यूटिलाइज हो जाए। तो देखेंगे सॉल्यूशन। लेट द प्रोडक्शन मैनेजर प्रोड्यूसेस x नंबर ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ 10 टैबलेट्स ऑफ पेनगो, y नंबर ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ एक्सप्रिन एंड z नंबर ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ रिलैक्सो। मान लेते हैं कि जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो x नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बनाता है किसकी, पेनगो की, y नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बनाता है एक्सप्रिन की, और z नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बनाते हैं रिलैक्सो की। वी हैव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्वेश्चन। देखो यहाँ पर जो एस्प्रिन है और कैफीन है और जो डिकंजेस्टेंट है उनकी क्वांटिटीज और तीनों पेन किलिंग टैबलेट्स के लिए जो रिक्वायरमेंट गिवन है उनमें क्या रिलेशन है। पेनगो के लिए क्या कहा था 2 ग्राम ऑफ ए, 3 ग्राम ऑफ सी एंड 1 ग्राम ऑफ डी, तो यहाँ रिलेशन बन जाएगा 2x, 3x और x इन दोनों के बीच में। इसी तरह से एक्सप्रिन के लिए और इसी तरह से रिलैक्सो के लिए अवेलेबिलिटी कितनी है इनकी 16 kgs, तो kgs को हम ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो 16,000, यहाँ 10,000 और यहाँ 16,000। सो लीनियर इक्वेशंस मिल जाएगी हमें यहाँ से क्या क्या, 2x प्लस 4y प्लस z इज इक्वल्स टू 16,000, ये फर्स्ट इक्वेशन। 3x प्लस 5 प्लस 2z इज इक्वल्स टू 10,000 सेकेंड इक्वेशन, एंड x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 16,000 थर्ड इक्वेशन। The matrices representation of above system of equations is, इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, ax इक्वल टू b लिखते हैं जहां पर a क्या बन जाएगा अपना 2 4 1 3 1 2 और 1 3 3, और जो वेरिएबल्स हैं x y z इज इक्वल्स टू b मैट्रिक्स क्या हो जाएगी 16,000 10,000 और 16,000। अब मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करने के लिए a का इनवर्स
एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, किसी भी रो से एक्सपेंड करके इसको डिटर्मिनेंट इजीली फाइंड कर सकते हैं ए का। सो यहाँ पर डिटर्मिनेंट कितना आ जाता है इसका -26, यानी कि 0 के इक्वल नहीं है। और जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है इसका मतलब ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। Thus A inverse exists so that the unique solution of Ax equal to B is x equal to A inverse B। यहाँ पर अब इनवर्स निकालने के लिए A का एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ A कितना मिल जाएगा हमें -3 -9 7 -7 5 -1 और 8 -2 -10। एडजॉइंट इजीली निकालेंगे, कोफैक्टर लिखकर उनका ट्रांसपोज लेना है सभी एलिमेंट्स के लिए। सो A इनवर्स क्या आ जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A। अब यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -26 और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये रही। इसको यहाँ पे पुट कर देंगे x इक्वल टू ए इनवर्स बी में, यानी ए इनवर्स और बी का प्रोडक्ट ले लेंगे। क्या वैल्यू आ जाती है अपने पास 1000 3000 और 2000। हेंस द नंबर ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेनगो, एक्सप्रिंट एंड रिलैक्सो आर 1000 3000 एंड 2000 रेस्पेक्टिवली। नेक्स्ट इसमें ही पार्ट बी है। Given the following equations for two related markets A and B, यहाँ पर दो मार्केट्स हैं, इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। Find the equilibrium conditions for each market and the price for each of by Cramer's rule, यानी कि हर एक मार्केट के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशंस हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ देखो XD और PA क्या क्या है, where XD and XS denotes the quantity demanded and quantity supplied, यानी कि D रिप्रेजेंट कर रहा है डिमांडेड और S रिप्रेजेंट कर रहा है क्वांटिटी सप्लाइड को। एंड PA और एंड PB रिप्रेजेंट्स द प्राइस फॉर ईच इन द टू मार्केट्स, यानी कि PA किसको रिप्रेजेंट करता है A मार्केट में कमोडिटी की प्राइस को, और PB किसको रिप्रेजेंट करता है B मार्केट में कमोडिटी की प्राइस को। सो यहाँ रिलेशन दे रखा है हमें, डिमांडेड जो क्वांटिटी डिमांडेड है A मार्केट में वो कितनी 82 - 3PA प्लस PB। तो यहाँ मैथमेटिकल रिलेशन गिवन है क्वांटिटी डिमांडेड और इनकी प्राइस में। ऐसे ही यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ A इज इक्वल्स टू -5 + 15 PA, क्वांटिटी डिमांडेड इन मार्केट B इज इक्वल्स टू 92 + 2 PA -4 PB एंड क्वांटिटी सप्लाइड इन मार्केट B इज इक्वल्स टू -6 + 32 PB। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट सॉल्यूशन की हम बात करें, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन हमें क्या फाइंड आउट करना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन दोनों मार्केट में। अब इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब जितनी क्वांटिटी डिमांडेड है उतनी ही सप्लाई हो, यानी दोनों मार्केट्स के लिए हम क्या कर देंगे क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाइड। यहाँ क्वेश्चन में देखो क्वांटिटी डिमांडेड ये रही 82 - 3PA प्लस PB और क्वांटिटी सप्लाइड -5 + 15 PA, दोनों को इक्वल कर देंगे। दोनों को इक्वल करने पर कितना आ गया, सोल्व करने पर 15 PA - PB इज इक्वल्स टू 87। इसी तरह से मार्केट बी के लिए दोनों को इक्वेट कर देंगे, जो क्वांटिटी डिमांडेड है और क्वांटिटी सप्लाइड है उसको। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी किसके लिए, मार्केट बी के लिए। मार्केट बी के लिए क्या आ गई 2 PA - 36 PB इज इक्वल्स टू -98। अब यहाँ पर ये दो लीनियर इक्वेशंस है, PA को x मान ले PB को y मान ले, तो यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशंस बन गई। इसको सॉल्व कर लेंगे हम क्रेमर मेथड की हेल्प से। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, द प्राइस फॉर ईच बाय क्रेमर्स रूल। सो क्रेमर मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर डिटरमिनेंट निकालेंगे अगर, तो कितना निकलेगा इसकी वैल्यू 18 2, यहाँ पर 18 रखेंगे, यहाँ 2, यहाँ पर -1 और यहाँ पर -36। सोल्व कर लेंगे इसको तो कितना मिल जाएगा -646। इसी तरह से DA क्या होगा, DA हो जाएगा, यानी कि इसकी जगह पे कोफिशिएंट्स की जगह क्या रख देंगे कांस्टेंट टर्म्स, यानी कि 87 और यहाँ पे -98। ठीक है, बाकी का यही आ जाएगा -1 -36। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना मिल जाएगा हमें -3230। और इसी तरह से DB कितना मिल जाएगा डिटरमिनेंट -1938। सो PA इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट DA अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ D, डिवाइड कर देंगे दोनों को तो कितना आ जाएगा 5। और इसी तरह से PB आ जाएगा अपने पास डिटरमिनेंट ऑफ B अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ D, डिवाइड करने पर
3। क्लियर है? यानी कि जो हमसे प्राइस पूछी थी, यहाँ कहा था इक्विलिब्रियम कंडीशन फाइंड करनी थी और प्राइस फाइंड करनी थी फॉर ईच। तो मार्केट ए के लिए प्राइस कितनी आ गई 5 और मार्केट बी के लिए कितनी प्राइस आ गई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। अ कंपनी हैज अप्रोक्सीमेटेड द मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शंस फॉर वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स बाय मार्जिनल कॉस्ट कितनी है 81 माइनस 16x प्लस एक्स स्क्वायर और मार्जिनल रेवेन्यू कितना है 20x माइनस 2x स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। Determine the profit maximizing output and the total profit at the optimum output assuming fixed cost as 0। तो हमें profit maximizing output कैलकुलेट करना है और total profit at the optimum output फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जो फिक्स्ड कॉस्ट दी गई है वो 0 है। So सबसे पहले प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट रेवेन्यू में से जो कॉस्ट है उसे माइनस कर देंगे, यानी रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो इसका डिफरेंशिएशन करने पे क्या मिल जाएगा dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी आर बाई डी एक्स माइनस डी सी बाई डी एक्स। अब डी आर बाई डी एक्स करते हैं तो क्या मिलता है मार्जिनल रेवेन्यू एम आर और डी सी बाई डी एक्स क्या होता है मार्जिनल कॉस्ट। इनकी इक्वेशन हमें इक्वेशन में जो क्वेश्चन है उसमें गिवन है मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ गया -81 प्लस 36x माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट, प्रॉफिट को मैक्सिमाइजिंग करने के लिए क्या करना होगा dp बाई डी एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ पे -81x प्लस 36x माइनस 3x स्क्वायर को 0 के इक्वेट करने पर x की जो वैल्यू है वो हमें मिलती है 3 या फिर 9। अब 3 और 9 में से किस पर मैक्सिमम होगा उसके लिए क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे dp बाई डी एक्स का। तो d2p बाई डी एक्स स्क्वायर कितना मिल जाएगा, इसका अगेन डिफरेंशिएशन 36 माइनस 6x इज इक्वल्स टू 36 माइनस x बराबर 9 हमने पुट कर दिया यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 6 9 54। नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है यानी कि इस पॉइंट पर x इक्वल टू 9 पर p क्या होगा मैक्सिमम होगा। सिंस dp बाई डी एक्स कितना था dp बाई डी एक्स -81 प्लस 36x माइनस 3x स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन से हमें क्या मिल जाएगा प्रॉफिट। इंटीग्रेशन करने पर क्या आ जाएगा यहाँ पर p इज इक्वल्स टू -81x प्लस 18x स्क्वायर माइनस x क्यूब प्लस c। क्लियर है यहाँ तक? अब क्योंकि हमें कॉस्ट गिवन है यहाँ पे स्टार्टिंग फिक्स्ड कॉस्ट है वो 0 है फिक्स्ड कॉस्ट। सो व्हेन x इक्वल टू 0 p इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से हमें c की वैल्यू क्या मिल जाती है 0। पुट कर देंगे c इज इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन में, तो p इज इक्वल्स टू -81x प्लस 18x स्क्वायर माइनस x क्यूब एंड एट x इक्वल टू 9 x बराबर 9 पुट करने पे प्रॉफिट कितना मिल जाता है -729 प्लस 2 इंटू 729 माइनस 729 यानी कि 0। सो टोटल प्रॉफिट एट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पार्ट ए। The annual rice production in million tons in a particular state over the past 5 years is as follows। जो ईयर है यहाँ पर वो है 2017, 18, 19, 20 और 2021 और जो राइस प्रोडक्शन है मिलियन टन्स में वो इनके लिए गिवन है। फाइंड द बेस्ट फिटेड ट्रेंड लाइन बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स एंड टेबुलेट द ट्रेंड वैल्यूज दैट रिप्रेजेंट्स द राइस प्रोडक्शन। ऑल्सो प्रिडिक्ट द प्रोडक्शन फॉर द ईयर 2025। तो हमें प्रिडिक्ट करना है क्या कितना प्रोडक्शन होगा 2025 में, ठीक है, और टेबुलेट करना है जो ट्रेंड वैल्यूज है उन्हें। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर हम एज्यूम्ड मीन ले लेंगे 2019 को। तो ईयर यहाँ पे जो गिवन है 2017 से लेकर 2021 तक और जो राइस प्रोडक्शन है इनके लिए करस्पॉन्डिंग वो लिख लेंगे। फिर x की वैल्यूज क्या हो जाएगी xi माइनस a, यानी कि करस्पॉन्डिंग xi में से माइनस कर देंगे जो हमने माना है ईयर 2019 को। तो 2017 माइनस 2019 माइनस 2, इसी तरह से हम -1, 0, 1 और 2। फिर x स्क्वायर करने पर इनका स्क्वायर कर देंगे 4, 1, 0, 1, 4 और नेक्स्ट xy फाइंड आउट करेंगे यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट। तो कितना आ जाएगा -19, -10, 0, 11.2, 24.0। ठीक है, यहाँ तक का काम हो गया।
अब इसके बाद ट्रेंड वैल्यूज के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जहां पर a क्या होगा, a है अपने पास जो एवरेज राइस प्रोडक्शन हो रहा है इन ईयर्स में वो। तो कैसे निकालेंगे एवरेज, टोटल राइस प्रोडक्शन निकाल लेंगे, इन सभी को टोटल कितना हो रहा है 53.2 और टोटल ईयर्स कितने लिए गए हैं 1 2 3 4 5, सो 53.2 डिवाइडेड बाय 5 कितना एवरेज राइस प्रोडक्शन आ गया 10.64, ये तो a की वैल्यू। इसी तरह से b कैलकुलेट करेंगे सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर, सो सिग्मा एक्स वाई कितना है यहाँ से, इनका सम है 6.2 और सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है 10, दोनों को डिवाइड करने पर कितना आ गया 0.62। सो अब यहाँ पे हम ट्रेंड वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, अपने पास y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स है तो a और b की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी और करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू इस कॉलम में लिखी हुई है। सो सॉल्व करने पर यहाँ ट्रेंड वैल्यूज हमें मिल गई 9.40, 10.02, 10.64, 11.26 और 11.88। So the trend equation is y is equals to 10.64 plus 0.62x। a और b की वैल्यूज पुट कर दी a प्लस बी एक्स में। फॉर द ईयर 2025 y is equals to, अब 2025 जो हमने एज्यूम मीन लिया था यहाँ वो कितना था 2019 था a, तो इससे कितने साल आगे है 6 ईयर्स आगे है। तो यहाँ पर जो x है उसकी वैल्यू 6 पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। सो 10.64 प्लस 0.62 इंटू 6 कितना आता है ये 14.36 मिलियन टन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, मिस्टर शर्मा plans to buy a car worth rupees 10 lakh. He makes a down payment of 20% of the car price and takes a loan for the remaining amount. क्या गिवन है क्वेश्चन में कि मिस्टर शर्मा ने एक कार खरीदने की सोचा जिसकी जो प्राइस है वो 10 लाख रुपीज है, वो डाउन पेमेंट करते हैं 20% ऑफ द कार प्राइस एंड टेक्स अ लोन फॉर द रिमेनिंग अमाउंट, यानी कि इतना पेमेंट तो वो हाथों हाथ कर देते हैं जितनी अमाउंट है उसका 20% तो, और बाकी पर लोन लेते हैं। द लोन is to be repaid in 5 years with an annual interest rate of 10%। जो लोन है उसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो कितनी गिवन है 10% और कितने टाइम में वो चुकाना है 5 years में, कंपाउंडेड मंथली। कैलकुलेट द मंथली EMI यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एंड द टोटल इंटरेस्ट पेड ओवर द लोन पीरियड। क्या कैलकुलेट करना है, जो मंथली EMI होगी उसे और जो टोटल इंटरेस्ट होगा इस लोन पर कितना इंटरेस्ट लग जाएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। यूज 1.0083 raised to the power 60 is equals to 1.64। सो सबसे पहले लोन अमाउंट कितना होगा वो देखें। सो टोटल प्राइस कितना था कार का 10 लाख, लेकिन उन्होंने कहा कि 20% उन्होंने डाउन पेमेंट कर दिया, तो 20% कितना हो जाएगा 10 लाख का 2 लाख। तो जो अमाउंट है लोन अमाउंट वो आ जाएगा अपने पास 10 लाख माइनस 2 लाख दैट इज 8 लाख। सो आई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 10%। क्वेश्चन में गिवन है कि जो इंटरेस्ट रेट है एनुअल इंटरेस्ट रेट है वो है 10% और कंपाउंडेड है मंथली। सो 10% यानी कि 10/100 और मंथली है इसलिए 12 से डिवाइड भी करेंगे, तो 10/12 इंटू 100 करने पर कितना आ जाता है आई की वैल्यू 0.0083। क्लियर। नेक्स्ट n इज इक्वल्स टू क्या है 5 इंटू 12, यानी कि 5 ईयर्स में लोन पे करना है, 5 ईयर्स में लोन पे करना है और जो EMI है वो मंथली है, तो कितनी इंस्टॉलमेंट्स होगी 5 इंटू 12 यानी कि 60। सो EMI इज इक्वल्स टू P इंटू I इंटू 1 प्लस I की पावर n अपॉन 1 प्लस I की पावर n माइनस 1। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे, अपने पास वैल्यूज है P की कितनी 8 लाख इंटू आई की वैल्यू कितनी आ गई 0.0083 इंटू 1 प्लस 0.0083 रेज टू द पावर 60 अपॉन 1 प्लस 0.0083 रेज टू द पावर 60 माइनस 1। अब इसकी वैल्यू अपन को क्वेश्चन में गिवन है 1.0083 रेज टू द पावर 60 की 1.64 इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी। सॉल्व करने पर कितना आ गया 17,015 रुपीज, यानी कि जो EMI है मंथली EMI वो कितने की होगी 17,015 रुपीज की। अब टोटल इंटरेस्ट कितना होगा वो कैलकुलेट करना है, तो कितने इंस्टॉलमेंट्स है EMI की n कितना था अपने पास 60, तो n इंटू EMI और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है यहाँ पर 8 लाख। सो 17,015 इंटू 60 माइनस 8 लाख, यहाँ से अपने पास टोटल इंटरेस्ट पेड है वो आ जाता है
2,20,900 यानी कि टोटल इतना इंटरेस्ट बन जाएगा 5 ईयर्स में। क्लियर है? सेक्शन ई, क्वेश्चन नंबर 36। द मैथमेटिक्स स्कोर्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ 500 स्टूडेंट्स फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद अ मीन ऑफ 75 एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 8। 500 स्टूडेंट्स है जिनका मैथमेटिक्स में स्कोर एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। इसका मीन है 75 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 8। बेस्ड ऑन दिस डाटा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर्ड बिलो 75 मार्क्स, यानी कितने परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स है जिन्होंने 75 मार्क्स से कम स्कोर किया है। तो इसके लिए अपने पास म्यू क्या गिवन है, यहाँ पर मीन जो है 75 हो गया, सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 8 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स n इज इक्वल टू 500। तो सबसे पहले कैलकुलेट करना है किसके लिए, बिलो 75 मार्क्स के लिए। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 75, z की वैल्यू क्या होती है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो x की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे 75 माइनस म्यू की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे यहाँ से 75 और सिग्मा कितना है 8, तो ये कितना आ जाता है 0। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 75 किसके इक्वल हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 0 के, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो कितना हो जाएगा ये लेस देन 0 के लिए 0.5। सो 50% ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर्ड बिलो 75 मार्क्स। सेकंड, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड मोर देन 82 मार्क्स। कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 82 मार्क्स से ज्यादा स्कोर किया है। तो यहाँ x कितना हो गया 82, z के लिए फॉर्मूला है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो x की वैल्यू 82, म्यू की वैल्यू 75 और सिग्मा की वैल्यू 8 पुट करने पर कितना आ गया 0.875। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 82 कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 0.875। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 805, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 0.875। और ये प्रोबेबिलिटी हमें क्वेश्चन में गिवन है पार्ट बी के बाद, यहाँ लिखी हुई है प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 0.875 इज 0.8092। तो इसे पुट कर देंगे, यहाँ पुट करने पर माइनस करके कितना आ गया ये 0.1908। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे मिल जाएगा हमें, ये जो प्रोबेबिलिटी आई है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से यानी कि 500 से। सो ये आ जाता है 95.4, यानी अप्रोक्सीमेटली कितने स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके मार्क्स 82 से ज्यादा होंगे 95। क्लियर? नेक्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग बिटवीन 67 एंड 83 मार्क्स। ऐसे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जिनके मार्क्स 67 और 83 के बीच में, यानी कि एक बार अब यहाँ पे लेंगे हम x बराबर 67 से 83 के बीच में, यानी कि x इक्वल टू 67 के लिए जब z कैलकुलेट करेंगे z की वैल्यू क्या होगी अपने पास x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा से। x की वैल्यू 67 माइनस म्यू की वैल्यू 75 और सिग्मा की वैल्यू 8। सॉल्व करने पर कितना आ गया -1 और x इक्वल टू 83 के लिए कितना आ जाएगा z 83 माइनस 75 अपॉन 8 यानी कि 1। सो हमें क्या कैलकुलेट करना है, कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स 67 से 83 के बीच में आए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x बिटवीन 67 टू 83 ये किसके इक्वल हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ z बिटवीन -1 टू 1। अब यहाँ पर इसको स्प्लिट करके लिख देंगे हम ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -1। भाई -1 से 1 के बीच में कितने की होगी, तो 1 से कम जितने की भी होगी उसमें से माइनस कर देंगे, -1 से कम जितने की भी होगी। सो 0.8413 इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -1 ये क्वेश्चन में गिवन है। ये वैल्यूज यहाँ पुट करने पर कितना आ जाता है 0.6826। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू, ये जो प्रोबेबिलिटी आई है उसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया 341.3, यानी अप्रोक्सीमेटली कितने स्टूडेंट्स 341 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके मार्क्स 67 और 83 के बीच में होंगे। नेक्स्ट, द टॉप 10% ऑफ स्टूडेंट्स आर अवॉर्डेड अ स्कॉलरशिप, द Z स्कोर फॉर द 90th percentile is 1.28, डिटरमाइन द मिनिमम स्कोर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई फॉर
स्कॉलरशिप। तो टॉप 10% स्टूडेंट्स को क्या दी जाती है, स्कॉलरशिप दी जाती है। उनके लिए जो जेड स्कोर है वो गिवन है 1.28। हमें फाइंड आउट करना है कि कितने स्कोर उनको करना होगा, कितना मिनिमम स्कोर उनको करना होगा स्कॉलरशिप लेने के लिए। सॉल्यूशन देखें यहाँ, टॉप 10% करस्पॉन्ड्स टू द 90th परसेंटाइल। ठीक है, टॉप 10% किसके करस्पॉन्डिंग होंगे, 90th परसेंटाइल के। सो z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये गिवन है हमें कितना क्वेश्चन में 1.28। x माइनस म्यू कितना है 75 और सिग्मा कितना है 8। यहाँ से सिंप्लीफाई करने पर x की वैल्यू कितनी आएगी 85.24, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 85 मार्क्स। सो द मिनिमम स्कोर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई फॉर द स्कॉलरशिप इज 85 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, एनालाइजिंग द ग्रेन मार्केट फॉर वेट। तो यहाँ पर ग्राफ हमें दिया गया है, इन द ग्रेन मार्केट फॉर वेट द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कैन बी मॉडल्ड using a linear demand function. Suppose the following information is available from the market data. यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन है मार्केट डाटा के लिए। क्या, एट अ प्राइस ऑफ ₹20 पर किलोग्राम द क्वांटिटी डिमांडेड इज 400 टन्स, यानी कि 20 पर केजीज पर कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है 400 टन्स। और एट अ प्राइस ऑफ 25 पर केजी कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है, डिक्रीजेस टू 200 टन्स, यानी कि प्राइस बढ़ने पर कितनी हो गई 25 पर केजी प्राइस पर जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो जाती है और कितनी रह जाती है 200 टन्स। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्या है, फॉर्मुलेट द लीनियर डिमांड फंक्शन बेस्ड ऑन द गिवन डाटा, यानी लीनियर डिमांड फंक्शन के बेसिस पर हमें क्या फॉर्म करनी है, लीनियर डिमांड फंक्शन के बेसिस पर क्वेश्चन नंबर 37, एनालाइजिंग द ग्रेन मार्केट फॉर वेट। तो यहाँ पर हमें ग्राफ दिया गया है एक ग्रेन मार्केट के लिए। इन द ग्रेन मार्केट फॉर वेट द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कैन बी मॉडल्ड यूजिंग अ लीनियर डिमांड फंक्शन। सपोज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द मार्केट डाटा। क्या इंफॉर्मेशन है, एट अ प्राइस ऑफ ₹20 पर केजी द क्वांटिटी डिमांडेड इज 400 टन्स, यानी कि जब प्राइस 20 रुपीज पर केजी हो तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो है 400 टन्स। और जब प्राइस 25 पर केजी हो तो क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है और कितनी रह जाती है 200 टन्स। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, फॉर्मुलेट द लीनियर डिमांड फंक्शन बेस्ड ऑन द गिवन डाटा। सबसे पहले हमें लीनियर डिमांड फंक्शन फॉर्मुलेट करना है जो गिवन डाटा है उसकी हेल्प से। तो देखिए जो डिमांड फंक्शन है वो किसके इक्वल होगा, a प्लस बी एक्स के, जहां पर x क्या है क्वांटिटी डिमांडेड। सो 20 इज इक्वल टू a प्लस 400 b। यहाँ पर pd क्या है, प्राइस है कमोडिटी की 20 रुपीज पर किलोग्राम, यानी कि p की वैल्यू कितनी रख देंगे यहाँ पर 20, a प्लस और क्वांटिटी डिमांडेड वो कितनी है 400 टन्स। सो x की जगह कितना रख देंगे 400। और इसी तरह से जब प्राइस बढ़ गई कितनी हो गई 25, तो क्वांटिटी कम हो गई थी कितनी 200। सो सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगी हमें 25 इज इक्वल्स टू a प्लस 200 b। सो यहाँ दो लीनियर इक्वेशंस मिल चुकी है a और b में। इन्हें सिंप्लीफाई करने पर क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल्स टू 30 और b इज इक्वल्स टू -1/40। सो डिमांड फंक्शन कितना आ जाएगा, यहाँ से वैल्यूज पुट कर देंगे a और b की 30 - 1/40 x। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फॉर्मुलेट करना था हमें लीनियर डिमांड फंक्शन को, वो कितना आ गया PD इज इक्वल टू 30 - 1/40 x। नेक्स्ट सेकंड क्या पूछा है, सपोज द सप्लाई फंक्शन इज गिवन बाय PS इज इक्वल टू -15 + x/20। डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। अगर सप्लाई फंक्शन क्या हो PS इक्वल्स टू -15 + x/20, तो क्या डिटरमाइन करना है, इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी। सो यहाँ देखेंगे इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है, डिमांड और सप्लाई इक्वल,
यानी कि 30 माइनस 1/40x इज इक्वल्स टू -15 प्लस x/20। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाती है 600, यानी कि इक्विलिब्रियम पर जो डिमांड होगी वो कितनी हो जाएगी 600। इक्विलिब्रियम प्राइस कितनी हो जाएगी, तो जो फंक्शन था अपने पास उससे 30 माइनस 1/40 और x की वैल्यू पुट कर देंगे 600, सो कितना आ गया 15 रुपीज। नेक्स्ट थर्ड, यूजिंग इंटीग्रेशन कैलकुलेट द कंज्यूमर सरप्लस एट द इक्विलिब्रियम प्राइस। इंटीग्रेशन का यूज करके हमें कंज्यूमर सरप्लस फाइंड आउट करना है, कब, इक्विलिब्रेशन प्राइस पर। यानी कि यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस कितना हो जाएगा 0 to 100। जो अपने पास डिमांड फंक्शन था उसका इंटीग्रेशन करेंगे। डिमांड फंक्शन यहाँ आया था 30 माइनस 1/40x और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से 600 तक, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर जो डिमांड है वो कितने की है, क्वांटिटी 600 की। तो 0 to 600 30 माइनस 1/40x dx माइनस 600 इंटू 15। इसका इंटीग्रेशन करने पर 30x माइनस 1/40x स्क्वायर 0 to 600 माइनस 9000। सोल्व कर लेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 4500, यानी कि जो कंज्यूमर सरप्लस है वो कितना है ₹4500। नेक्स्ट, यूजिंग इंटीग्रेशन कैलकुलेट द प्रोड्यूसर सरप्लस एट द इक्विलिब्रियम प्राइस। तो जैसे अभी हमने कंज्यूमर सरप्लस फाइंड किया है वैसे ही प्रोड्यूसर सरप्लस फाइंड करना है। तो इसके लिए किसका इंटीग्रेशन करना होगा, जो अपने पास यहाँ गिवन है क्वेश्चन में PS सप्लाई फंक्शन, इसके इंटीग्रेशन की हेल्प से क्या निकलेगा प्रोड्यूसर सरप्लस। सो प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल्स टू 600 इंटू 15 माइनस 0 to 600। इक्विलिब्रियम पर जो क्वांटिटी है वो कितनी है 600 माइनस 0 to 100 और माइनस 15 प्लस x/20 dx। इंटीग्रेशन कर लेंगे इसका तो माइनस 15x प्लस 1/40x स्क्वायर 0 to 600। वैल्यू पुट करेंगे x की तो कितना आ जाएगा सोल्व करने पर 9000, यानी कि जो प्रोड्यूसर सरप्लस है वो कितना हो जाएगा ₹9000। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38। If a young man rides his motorcycle at 25 km/h, he had to spend ₹2 per kilometer on petrol। यानी कि जब कोई मोटरसाइकिल राइड करता है तो 25 km/h की स्पीड से राइड करने पर पेट्रोल पर कितना खर्च हो रहा है ₹2 पर किलोमीटर। और जब वो स्पीड इंक्रीज करता है, इफ ही राइड्स एट अ फास्टर स्पीड ऑफ 40 km/h, द पेट्रोल कॉस्ट इंक्रीजेस टू ₹5 पर किलोमीटर। यानी कि जब स्पीड इंक्रीज करी जाती है 40 km/h तो जो पेट्रोल की कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो जाती है, और कितनी ₹5 पर किलोमीटर। He has 100 rupees to spend on petrol and wishes to find the maximum distance he can travel within 1 hour। यानी कि उसके पास 100 ही रुपीज है टोटल और वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना चाहता है 1 आवर में। Based on the given information, answer the following questions. First, formulate the objective function and constraints of the above linear programming problem। यानी कि जो ऊपर LPP हमें दी गई है इसी को मैथमेटिकली हमें फॉर्मुलेट करना है। तो सबसे पहले मान लेंगे let the distance a man travels at 25 km/h be denoted by x and the distance he travels at 40 km/h be denoted by y। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू x प्लस y। देखो जो डिस्टेंस है उसको मैक्सिमाइज करना है। कहा है क्वेश्चन में कि उसके पास 100 ही रुपीज है स्पेंड करने के लिए और वो अधिकतम डिस्टेंस कवर करना चाहता है। सो मैक्सिमाइज करना है हमें, जो फंक्शन है वो क्या बन जाएगा x प्लस y, और जो कांस्टेंट है सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट्स क्या हो जाएंगे, देखो उसको 1 ही आवर में कवर करना है डिस्टेंस। सो टाइम के फॉर्म में हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। सो टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना x किलोमीटर और किस स्पीड से 25 km/h से, तो x/25 प्लस y जो डिस्टेंस है वो किस स्पीड से कवर करता है 40 km/h से, तो y/40 ये किससे कम होगा 1 आवर से, यानी कि लेस देन इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 8x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 200। क्लियर। अब सेकंड जो इनइक्वालिटी बनेगी वो इसकी हेल्प से बनेगी कि जब 25 km/h से चलता है तो
पेट्रोल पर कितना खर्च होता है 2 पर किलोमीटर। तो टोटल किलोमीटर्स कितने चलता है इस स्पीड से x, तो टोटल कितना हो जाएगा 2x। और इसी तरह से 40 किलोमीटर्स के लिए जो पेट्रोल पर खर्च है वो है 5 रुपीज़ का। तो टोटल कितना चलता है वो 40 किलोमीटर पर आवर से। y स्पीड, y डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5y। सो टोटल यहाँ पर 2x प्लस 5y, ये किससे कम रहने वाला है ₹100 से। सो नेक्स्ट इनइक्वालिटी हो जाएगी 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 100। और x और y क्योंकि यहाँ पर क्या है डिस्टेंस जो कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू और y ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये तो मैथमेटिकल फॉर्म में हमने फॉर्मुलेट कर दिया गिवन LPP को। ये फर्स्ट पार्ट में जो हमसे पूछा था। सेकंड, फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस द मैन कैन ट्रेवल विद इन 1 आवर। 1 आवर में वो कितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सकता है ये पूछा है। तो इसके लिए इसको सोल्व कर लेंगे ग्राफ पेपर पर। देखो जो लीनियर इनइक्वालिटीज है कौन कौन सी, 8x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 200, इसको प्लॉट करेंगे, और 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 100, इसको प्लॉट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेंगे 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 200, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 200। अब इसके लिए एक्सिस पर जो इंटरसेक्शन होंगे वो ले लेंगे, क्योंकि लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर पॉइंट लेंगे, एक बार y0 पुट करेंगे तो 8x इक्वल टू 200 से कितना मिल जाएगा x 30, और एक बार x0 पुट करेंगे तो 5y इज इक्वल टू 200, उससे हमें y कितना मिल जाएगा 40। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर ये इक्वेशन, ये लाइन बन जाएगी अपने पास। इसी तरह से 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 100 के लिए, और ओरिजिन से इनको सेटिस्फाई कर लेंगे तो फिजिबल रीजन हमें मिलेगा OABC। क्लियर है। तो यहाँ एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या क्या हो गए O, A, B और C। अब इन पर Z की वैल्यू फाइंड करेंगे। कॉर्नर पॉइंट्स आ गए अपने पास 0, 0, 0, 20, B 50/3, 40/3 और C 25, 0। और इन पर वैल्यूज Z की, जो अपने पास Z था कितना था x प्लस y, यानी कि x प्लस y, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को ऐड करना है। तो 0 यहाँ पे 20, इन दोनों को ऐड करेंगे 30 और यहाँ पर 25। तो मैक्सिमम क्या आ रहा है 30। Thus the maximum distance the man can travel within 1 hour is 30 किलोमीटर। क्लियर। तो यहीं पे कंप्लीट होता है हमारे आज के पेपर का सॉल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू एवरीवन।